बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे शाहरुख खान के बेटे अरियान के हवाले से कि उसका केस जो है वो लंबा हो गया और अभी तक ये स्टिल इन जेल, अभी तक वो निकले नहीं। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं कि नहीं जी ये एक मुस्लिम सुपरस्टार का बेटा है, तो शायद इस वजह से उनके साथ ये होता है। मतलब मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है, बल्कि वो सारी चीज़ें उसने मानी है, तो शायद इस वजह से। इसके अलावा फार्मर्स ने जो एहतजाज किया पिछले साल से वो शुरू हुआ था और अभी भी शायद अक्का दुक्का चल रहा है हिंदुस्तान में। बीच में से गाड़ी चढ़ाने वाला वाकया हुआ और ये सारी चीज़ें हुई। क्या स्टेटस है इन दोनों चीज़ों का, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त ने मुझे ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले आपसे कहूंगा कि चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे ज्वाइन किया है बहुत अच्छे दोस्त रोहित शर्मा ने। रोहित जी बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग द शो। और अभी शो से पहले मैं और रोहित ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, मैं ऑन कैमरा कर लेता हूँ। शो शुरू करने से पहले कहते एक बंदा मिला, अभी कहीं बाहर पब्लिक प्लेस पे गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यार आप मतलब फ़खर यूसुफजई और हमारे दो और दोस्त जो है कमर चीमा साहब और इसके साथ साथ आरजू काजमी साहिबा, आप उनके शोज़ में जाते हैं? तो कहते हैं, मैंने कहा हाँ मैं जाता हूँ। तो कहते हैं, मैंने पूछा कि आप उनके चैनल्स देखते हैं? कहते हैं हाँ देखते हैं। तो कहते हैं कि मैंने पूछा कि यार मेरा भी यूट्यूब चैनल है, आप वो देखते? कहते नहीं आपको तो नहीं देखा। तो मुझे हंसी आई। हमारे बड़े अच्छे दोस्त रोहित शर्मा साहब का अपना यूट्यूब चैनल है, बहुत सक्सेसफुली माशाल्लाह चला रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जिन जिन लोगों ने इनका चैनल नहीं देखा वो लाजमी देखें और सब्सक्राइब भी करें। तो ये मैंने शुरू में एक लाइटर मूड पे मतलब उन्होंने बात सुनाई तो मुझे अच्छा भी लगा कि यार चले हिंदुस्तान में बैठ के किसी ने रोहित भाई से भी पूछा कि यार फ़खर यूसुफजई भी है। मैंने इनसे पूछा कि चलो दो तो बड़े यूट्यूबर भी हैं, शायद बड़े जर्नलिस्ट भी हैं मेरे से, मैं तो छोटा सा हूँ, लेकिन चलो मेरा भी नाम पूछा तो थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग अबाउट मी। रोहित जी आएंगे टॉपिक के ऊपर और बात करेंगे अरियान के हवाले से। ये किस्सा लंबा होता गया। वैसे हम जब एक डेढ़ हफ्ता पहले मैं और आप बात कर रहे थे तो मुझे भी लगा था कि ये शायद इतना लंबा नहीं जाएगा, शाहरुख खान का बेटा है यार, मतलब आम आदमी तो नहीं है ना मेरे और आपकी तरह, निकाल लेगा किसी भी तरीके से। मेरे पाकिस्तान में तो इस तरह की चीजें मतलब कोई याद भी नहीं लगाता, कत्ल कर लेते, कहते यार वो मतलब महीने बाद वो, वैसे जेल तो जाते नहीं, अगर जेल जाते भी हैं तो उसके बाद वो बाहर होते हैं, बरी भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। ये क्या सीन है? मतलब स्ट्रिक्ट के रूल्स रेगुलेशन या जो पाकिस्तानियों के वो दिमाग में बातें चढ़ी हुई है कि यार ये मुसलमान है, क्या है इसके पीछे, क्या कहानी क्या है? देखिए, हमारी जुडिशरी के बारे में जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि हमारी जुडिशरी किसी की परवाह नहीं करती। कहते हैं कानून अंधा होता है। वो कानून की जो लेडी होती है, जो तराजू पकड़े होती है, वो उसके आंखों में पंटी बंदी होती है। इंडिया का कानून भी कुछ ऐसा ही है। हम लोगों ने पास्ट में देखा है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स को नहीं छोड़ा। इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर थी, मतलब बहुत बिल्कुल डिक्टेटोरियल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर थी। उनकी लोकसभा की मेंबरशिप नल एंड वॉइड कर दी थी। उसके बाद कई जगह पे हमारे चीफ मिनिस्टर्स को, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने बोला था, एक वीरप्पन डाकू हुआ करता था, कि उसके गैंग के लोगों को हो सकता है हमें छोड़ना पड़े क्योंकि हम सिचुएशन नहीं संभाल सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला कि आप क्यों ना छोड़ दें, आप रिजाइन कर दीजिए अगर आप नहीं संभाल सकते तो। हमारे चीफ सेक्रेटरीज को अभी पराली बर्निंग पे, यानी कि दिल्ली में और एनसीआर में पोल्यूशन के केस पे, चीफ सेक्रेटरी की तो सीधे सीधे हमारे कोर्ट ने बोल दिया खड़े खड़े सस्पेंड कर देंगे, ठीक है ना, बता दो ये पोल्यूशन कैसे आया। तो हमारी जुडिशरी इस मामले में बड़ी कमिटेड है और डेडिकेटेड है, और करप्शन जुडिशरी में हमारी जिसे बोलते हैं नहीं है, नहीं के बराबर है, वो हालत है। तो हमारी जुडिशरी जो है ना, उसकी अक्रॉस द बोर्ड रेस्पेक्ट है। जुडिशरी बड़ा छोटा कुछ नहीं देख रही है हमारी, ना कभी देखा था उन्होंने। जुडिशरी ने शाहरुख खान का बेटा हो, प्रोसेस से चलेंगे। एक बहुत फेमस केस हुआ था, निर्भया मर्डर केस। वो उस केस में भी बहुत सारे चीजें आई। निर्भया की मदर सॉरी कोर्ट में ही रो पड़ी कि हमें जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है। हर बार ऐसा लगता है कि वो 4 लोग लटका दिए जाएंगे लेकिन फांसी पे नहीं लटकाए जाते। तो जज ने खुद ही बोला, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बोले देखो हम जानते हैं कि रियलिटी क्या है, हम जानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन ये जुडिशियल प्रोसेस है, इनको अपील करने का टाइम है और इनको जुडिशरी से मिलना चाहिए, हम देंगे। ये वही जुडिशरी है
जो कि याकूब मेमन के लिए रात को 2 बजे खुली थी, और फिर निर्भया वाले केस के लिए भी रात में खुली थी। तो जुडिशरी पे मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, जुडिशरी जिसको जितना होता है उतना उसका राइट देती है। यहाँ पे अगर ये जो हमें दिख रहा है उस हिसाब से कि उनके पोजीशन में शाहरुख खान के बेटे के अयान खान के पोजीशन में कोई ड्रग्स नहीं थी, तो अभी सारा प्रोसेस क्लियर करके उनको, अगर जुडिशरी को लगता है वो इन्वॉल्व नहीं है तो बरी कर दिया जाएगा, राइट। अगर जुडिशरी को लगता है कि हैं तो वो जेल दे दी जाएगी। लेकिन अभी जो प्रोसेस है, पिछली बार ये हुआ था कि जज ने बोला था कि भाई मैं जिन केसेस में इन्हें लगाया गया उसमें मैं नहीं दे सकता इनको बेल, ये एक दूसरे जज देंगे। आज आया, पूरी चीजें सुनी गई, क्योंकि अयान खान की बात भी सुननी है और एनसीबी की बात भी सुननी है, सबकी सुन के उन्होंने बोला ठीक है आज टाइम हो गया, हम कल सुनेंगे। वो कल पे चली गई। अब आते हैं इस बात पे कि मुस्लिम है, तो यार ये मुस्लिम, शाहरुख खान अभी तो कन्वर्ट हुए नहीं, पिछले 10 दिन में या महीने में, साल में। शाहरुख खान जिस दिन इंडस्ट्री में आए थे उस दिन मुस्लिम थे, इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार बने, मतलब अमिताभ बच्चन के बाद यही सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, ठीक है। किसने बनाया, कौन से कंट्री में बने, या वो पाकिस्तान में तो नहीं बने, इंडिया में ही बने। और इंडिया पे आप मोदी गवर्नमेंट को बोलते हैं, तो मोदी गवर्नमेंट से पहले ये कोई हमें टैग देना नहीं चाहता, कोई हमें सर्टिफिकेट देना नहीं चाहता कि उससे पहले मुस्लिम्स बहुत खुश थे। हमें तो पहले 1947 से ही बोला जाता है कि मुस्लिम्स दुखी यहाँ पे। भाई शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, नसरुद्दीन शाह, हमारे साथ दिलीप कुमार, भाई कब से हमारी फिल्म इंडस्ट्री में या कहाँ हमारे कंट्री में कहीं और मुस्लिम्स जो थे वो बहुत अच्छे लेवल पे नहीं थे। पॉवर्टी हिंदूज में भी उतनी है जितने मुस्लिम्स में, या बाकी चीजें, गुर्बत हो या कुछ हो, मतलब वो सारी चीजें, इलिटरेसी हो। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है कि आपके लोगों ने उनको सुपरस्टार बनाया, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन उनको देखती है, वहां से सुपरस्टार बने तो फिर बाकी दुनिया में वो सुपरस्टार बने। बिल्कुल, मैं आपसे इस पे बिल्कुल एग्री हूं। और बाकी लोगों को भी आपने बात की, दिलीप कुमार साहब हमारे पेशावर से गए हुए और बड़ा मतलब बड़ी इज्जत मिली उनको, कोई इसमें कोई शक नहीं है। मैं बल्कि 1-2 दिन पहले एक वीडियो में यही बात कर रहा था कि हम क्यों अपने हीरोज को उस तरह की इज्जत नहीं देते जो हिंदुस्तान के लोग देते हैं, वहां की हुकूमतें देती है। हुकूमत किसी की भी हो, मोदी जी अभी 7 साल से होंगे, 8 साल से होंगे, इससे पहले भी जो हुकूमतें कांग्रेस की आई है उन्होंने भी किया। महबूबा मुफ्ती ने उस दिन बाकायदा बात की, तो क्या ये मतलब पॉइंट स्कोरिंग के जिस तरह के ये हरबे इस्तेमाल करते हैं कि यार मुस्लिम कार्ड कह लो और अपनी जो है वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये इस तरह की चीजें करो, या क्या इसके पीछे क्या मतलब क्या फिलॉसफी होती है जो इस तरह की महबूबा मुफ्ती या बाकी अगर कोई लोग बात करते हैं? देखिए, मैं आपको 1-2 नहीं गिनवा सकता, मैं आपको कम से कम 20 गिनवा सकता हूं। अजीत जो कि एक फेमस विलेन थे, वो भी मुस्लिम थे। आप सायरा बानो की बात करें, आप नरगिस की बात करें, नरगिस की शादी एक हिंदू से हुई थी लेकिन नरगिस मुस्लिम थी टिल हर डेथ, राइट। ओ मीना कुमारी क्रिश्चियन थी, ठीक है। बहुत सारे हैं, 1-2 नहीं है। अब आते हैं महबूबा मुफ्ती पे। महबूबा जी पॉलिटिशियन है, उनको वही बोलना पसंद है जिससे उन्हें वोट्स मिले, तो महबूबा जी वो बोलती हैं। जैसे मोदी को एक्यूज किया जाता है कि ये हिंदुओं के लिए बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, वैसे ही महबूबा जी भी, ठीक है। बट इंडियन एसेंस, मैं वो लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा जो दूसरे लोग यूज करते हैं कि हमारी मिट्टी में है, हमारी गंगा जमनी तहजीब है, इस पे बात नहीं करेंगे। मैं उस पे बात करूंगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस और हमारी सोसाइटी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्लियरली बोलता है कि सेक्युलरिज्म उसमें वर्ड लिखा है, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, मैं गवर्नमेंट सर्विसेज का ट्राई करूं, या मैं कहीं पे इलेक्शन लड़ूं, या मेरे कंट्री के एक चीफ जस्टिस थे अल्तमस कबीर, राइट। और हम मेरे कंट्री में इतने सारे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, वो मुस्लिम थे। और प्रेसिडेंट आप लोग कह रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, तीन प्रेसिडेंट, और एक चौथे एम हिदायतुल्लाह जो कि चीफ जस्टिस थे, लेकिन क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों ने रिजाइन कर दिया था इसलिए वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। तो 4 प्रेसिडेंट्स, राइट। तो हमारे पास इतने सारे लोग रहे हैं जो कि हमारे मुस्लिम्स थे और हमारे कंट्री में बहुत मेजर रोल उन्होंने प्ले किया, राइट। हमारे कंट्री में मैं आपको बोलूं तो ये पाकिस्तान से आवाजें आती,
ये आवाजें हमारे अपने अंदर से, पॉलिटिशियंस से आती हैं, लेकिन जो लोग हमारी कंट्री की तरक्की में, प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हो या कोई और हो, आप एक बार उनके नजरिए से देखिए, वो लोग तो नहीं मानते इसको। एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, और कहां के? रामेश्वरम इंडियन मेनलैंड से भी बाहर, श्रीलंका के पास एक छोटा सा आइलैंड है, इंडिया का है, वहां के थे वो। और आकर के उन्होंने यहाँ पे, अब लोग बोलते हैं वो गीता पढ़ते थे और वो तो हिंदू फिलॉसफी को मायने रखते थे। अरे यार, मुस्लिम थे, ठीक है। अब वो, मैं कुरान तो मैं भी पढ़ चुका हूँ, ठीक है, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ये चीजें मायने नहीं रखती। यू बिलीव इन योर रिलीजन, यू आर अ मुस्लिम एंड ही वाज अ मुस्लिम, और उन्होंने ही हमारा पूरा मिसाइल प्रोग्राम बनाया, न्यूक्लियर प्रोग्राम उन्होंने ही बनाया। तो वॉज इट नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूशन? इंडियन इकोनॉमी पे मैं आपको बता सकता हूँ, हमारे विप्रो के चीफ अजीम प्रेम जी हैं, राइट। और सिप्ला अल्फा लेवल, वो कंपनी है जिसके चीफ, जिन्होंने, जो कि इंडिया में बहुत उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है दवाइयों में, उनके चीफ चिरायु अमीन है। तो मैं ऐसे बताऊं तो इंडिया में इतने सारे मुस्लिम्स हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। तो इंडिया में हिंदू मुस्लिम का फर्क हो तो वो 10%, 5%, 2% कर रहे होंगे। रेस्ट ऑफ इट, इंडिया चलता है अपनी प्रोफेशनलिज्म पे, और इंडिया चलता है कि भाई कॉमर्शियल वैल्यू पे। आप मुझे अच्छी चीज दे सकते हैं तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, मैं आपसे लूंगा। नहीं दे सकते तो आप मेरे अपने सगे भाई हो, आपसे नहीं लूंगा। तो इस पर हम चले हैं, दैट्स द फैक्ट। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा रोहित, एक तो मतलब जिस तरीके से फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट था, बहुत मतलब प्रोलॉन्ग हुआ, तकरीबन 1 साल, बहुत लंबा टाइम होता है इसमें। आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी तकरीबन 4 मौसम चेंज होते हैं, गर्मी, सर्दी, बहार, खजान, और ये सारी चीजें आती है, लेकिन इसके बावजूद ही हुआ। लेकिन अभी जिस वक्त वो गाड़ी चढ़ाने वाला वाकया हुआ, तो उसके साथ फिर उसके ऊपर पाकिस्तान में भी दोबारा बात शुरू हुई, और तो ज्यादा हुई। मतलब उससे पहले सच इतना नहीं था कि, मतलब हमारे यहाँ मीडिया में सच उसके ऊपर इतना फोकस नहीं था, और हिंदुस्तानी मीडिया में भी थोड़ा बहुत उसके ऊपर बात होती थी कि हाँ जी, फला रोड के ऊपर जो है ये लोग बैठे हुए हैं। क्या वाकया हुआ उसके ऊपर, एज ए मतलब जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहा हूं, एज ए ह्यूमन आपसे पूछ रहा हूं, कि इस तरह का वाकया होना, क्या ये जस्टिफाई होता है? मतलब प्रोटेस्ट के ऊपर वो किस चीज पे हो रहा है, साल से वो क्या अपना गेन करना चाह रहे हैं, वो एक अलग बहस है, शायद उसके ऊपर मैं और आप काफी सारे शोज भी कर चुके हैं। लेकिन ये वाली सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई जो वाकया हुआ तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले? या देखिए, जो डिटेल्स परकोलेट कर रही हैं उस हिसाब से, जो आशीष मिश्रा ने खुद बोला है, जो मिश्रा जी जो हमारे स्टेट मिनिस्टर, उनके बेटे ने खुद बोला है, वो ये है कि वो वहां नहीं थे, ठीक है। और वो उस गाड़ी पे लोग पत्थर फेंक रहे थे जो कि प्रोटेस्टर्स थे, और वो ड्राइवर भगाने के चक्कर में था, और उस चक्कर में कुछ लोग नीचे आ गए गाड़ी के। उसके बाद कुछ को पीट पीट के मार दिया। वाकया बहुत ही खराब था, वाकया बहुत ही दुखद था, और इस पे सबको एक पेज पे आना चाहिए कि ऐसा वाकया दोबारा ना रिपीट हो, क्योंकि लॉस ऑफ लाइफ, यू नो, आप और मैं दोनों जर्नलिस्ट हैं, और हमारी जो जर्नलिज्म में घुसते के साथ ही जो हमें चीज बताई जाती है कि एक आप लिखेंगे हेडलाइन में या कहीं पे भी कि एक आदमी की डेथ हुई और 1000 करोड़ का नुकसान हुआ, तो एक आदमी की डेथ हुई पहले लिखा जाएगा, क्योंकि लाइफ आप 1 लाख करोड़ लेकर के भी, हाँ, 1 लाख करोड़ देके भी आप लाइफ नहीं ला सकते, वो 1000 करोड़ तो वापस आ जाएगा। तो ह्यूमन लाइफ की जो नुकसान होता है वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। एंड फैक्ट रिमेन्स, ये बहुत दुखद था, लेकिन इस पर एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन की है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक डिटेल्स बहुत ज्यादा, मतलब जो डिटेल्स अदर सोर्सेज से आ रही हैं वो आ रही हैं। जो उन्होंने खुद बोल रहा है, मिश्रा जी के बेटे ने, वो वहां नहीं थे। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं वो वहां थे, गाड़ी से निकल के भाग गए। अब वो कैसे भाग गए इतने सारे किसानों के बीच में? किसानों में किसी ने तो पकड़ा होगा, अच्छा ठीक है। और दूसरा, इन लोगों का क्लेम भी ये है कि हमारे ऊपर पत्थर मारे जा रहे थे, हम भागने की कोशिश कर रहे थे। Whatever happened was wrong, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि किसानों का जो मूवमेंट है वो अगर ऐसी चीज ना करें कि किसी पर पत्थरबाजी ना करें, सड़क ना बंद करें, तो ऐसा वाकया ना हो। दूसरी चीज, इन लोगों को या हमारे वीआईपीज को या पॉलिटिशियंस को भी ये समझना चाहिए कि ऐसे रास्तों को अवॉइड करें जिसमें प्रोटेस्ट हो रहा हो। कई बार ऐसा मजबूरी हो जाती है कि वो रास्ता अवॉइड नहीं किया जाता, तो पीछे से वो बीजेपी का बैनर हटाया जा सकता था। मिश्रा जी के बेटे जो है, उनकी बात मैं अलग कर दूं,
तो बाकी वाकया तो हुआ है और बीजेपी के ही लोग थे जिनकी गाड़ी के नीचे लोग मरे हैं। तो ऐसे रास्ते को अवॉइड किया जाए और इट इज अ रियली सीरियस इशू। सुप्रीम कोर्ट तक ने बोल दिया कि भाई अगर हमने तुम्हारे फार्म लॉस पे स्टे लगा रखा है तो आप अब भी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो यूपी का इलेक्शन सामने खड़ा है, ये इशू बड़ा बन रहा है। यूपी इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है, 80 सीट्स मतलब 545 में से 80 सीट्स कमांड करती है वो हमारे लोकसभा में। तो सब इसको एनकैश करना चाह रहे हैं और इसको फार्मर्स भी एनकैश करना चाह रहे हैं। और फार्मर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, फार्मर्स जो हमारे धरने पे बैठे हैं वो अपने गांव में और अपने घर में और अपने लोगों को बोल के आए थे जब तक फार्म लॉज रिपील नहीं हो जाएंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तो रिपील हुए नहीं तो वो आज भी सड़क पे बैठे हैं और रिपील होते नहीं दिख रहे। उस हिसाब से ये 5-6 साल भी 10 साल भी बैठ सकते हैं। तो उनके साथ भी प्रॉब्लम है, दे हैव टू प्रोटेस्ट और वो भागते हैं उधर जहां पे ऐसा कुछ हो जाता है। बट देन फ्रैंकली स्पीकिंग एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि ये लॉज वापस कभी भी लॉ वापस नहीं हुए, लॉ को अमेंड किया जाता है। आप अमेंडमेंट पे बात कर लीजिए तो हम करा लेंगे या गवर्नमेंट कर लेगी। आप बोल रहे हो रिपील करो तो कोई गवर्नमेंट किसी लॉ को रिपील नहीं करती। आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि कोई बोल रहा हो रिपील हुआ हो। टाडा हटाया गया लेकिन उसकी जगह एक नया आया, राइट, वो भी कई साल बाद आया। और इतने भी फेरा एक लॉ हुआ करता था, उससे पहले कॉफे पोसा हुआ करता था। कॉफे पोसा आज भी है लेकिन वो स्मगलिंग पे लगता है, फॉरेन एक्सचेंज पे नहीं लगता। उसके बाद फेरा आया, फेमा आया, एक नया लॉ आ जाता है। रिपील मीन्स तो टाइम तो लगता है ना उसको, 10 साल 15 साल वो एनैक्ट में रहता है। लगने के बाद ही कोई रिपील कर दे, ऐसा किस गवर्नमेंट ने आज तक किया। तो कुछ चीजों पे वो अड़े हैं, कुछ चीजों पे ये अड़े हैं। इसमें मुझे तो अभी डेडलॉक हटता नहीं दिख रहा। और जबकि यूपी जैसी स्टेट इलेक्शन पे जाने वाली है, अभी बिहार का इलेक्शन हमारे पंजाब का इलेक्शन हमारे सामने खड़ा है। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये डेडलॉक कंटिन्यू करेगा और ये वाकया भगवान ना करे ऐसा वाकया और कोई हो। प्रोटेस्ट होता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बिल्कुल, डेमोक्रेसी में मेरे ख्याल में ये चीज़ें होती हैं। या तो ये कि जिस तरह डिक्टेटरशिप कहीं पे होती है, जिस तरह नॉर्थ कोरिया में है और बाकी चाइना वगैरह में है, पाकिस्तान में चले 100 डेमोक्रेसी है लेकिन एहतजाज यहाँ पे भी होते हैं। और उसके साथ भी खैर ऐसे नहीं, अच्छी मिसालें हमारे पास नहीं है एहतजाज के हवाले से। अफसोस मतलब लाठी चार्ज भी होता है। और अभी बलूचिस्तान के अंदर जो लड़की की डेथ हुई, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, और उसी एहतजाज में शेलिंग की वजह से इस तरह के वाकयात अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी होते हैं। एक लास्ट कमेंट चाहूंगा रोहित, असम के अंदर वाकया हुआ था, वो सब हमें पता है, मतलब सब लोगों को या जो हमारे व्यूवर्स हैं, क्या स्टेटस है उसका? मैंने ये सुना था कि 5 या 7 लोग उसमें अरेस्ट हुए थे। कोई नई अपडेट उसके हवाले से है कि कहां पे पहुंचा या एज इट इज है? क्योंकि उसको भी बहुत ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया में तो नो डाउट, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये ढूंढा जाता है कि यार कोई ऐसी वीक मतलब पॉइंट हो कि हम उसको पकड़ लें और उसको हम हाईलाइट कर लें। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था। मतलब उसमें बीबीसी है, DW है, CNN तक, और ये मतलब जो बड़े न्यूज़पेपर है दुनिया के, उन सब ने उसके ऊपर स्टोरीज की थी। क्या इसके पीछे मतलब हम इस तरह की चीजें अवॉइड क्यों नहीं कर सकते? मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, सबसे पहले अपनी बात कर, उसके बाद आपके कंट्री की बात करता हूं। हम इस तरह की हरकत या इस तरह की ग्रूमिंग हम अपनी सोसाइटी की अभी तक, हिंदुस्तान बहुत पुराना मुल्क है, पाकिस्तान को 75 साल हुए बने हुए, लेकिन हम ग्रूम नहीं कर सके अपने सोसाइटी के लोगों को। वजह क्या है? देखिए, असम के वाकया के बारे में अपडेट मेरे पास भी नहीं है, जो जैसे ही होगा, और कुछ उसमें कुछ ज्यादा डेवलपमेंट अभी हुई भी नहीं है पिछले 48 घंटे में। अगर होगी तो जरूर पता लगेगा। जहां तक बात यह है कि ऐसे इंस्टेंसेस, देखिए, इट इज ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि मैं दूसरे की किसी चीज से जल रहा हूं तो मैं उसको परेशान करने की कोशिश करूं। उस पर कुछ लोग दंगा फसाद तक यानी कि रॉयस तक पहुंच जाते हैं, राइट, और कुछ लोग मर्डर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां पर कानून का डर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर कानून का डर नहीं होगा तो ऐसे वाकये होते रहेंगे, चाहे असम हो या कोई और स्टेट हो या दिल्ली के रॉयट्स हो। दिल्ली के रॉयट्स में भी इतना कुछ हुआ लेकिन हमें पता नहीं लगा, मतलब इन द सेंस के अब जाके सामने आ रहा है, कोर्ट ने बताया कि हाँ ये प्री प्लान थे और इसमें बहुत कुछ आया। जब कोर्ट बोलती है, क्योंकि हम लोग पुलिस की बात तो मानते नहीं ना, पुलिस जितनी भी इन्वेस्टिगेशन कर ले हम तो यही बोलते हैं पुलिस की फेक रिपोर्ट होती है। अब कोर्ट ने बोल दिया तो हम मानेंगे। द फैक्ट रिमेन्स के जब तक कानून का डर नहीं होगा किसी आदमी में,
और तब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी। और कानून का डर कैसे होगा? हम लोगों को कानून को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना पड़ेगा विदाउट एनी प्रिजुडिसेस कि ये आदमी हमारा इसे छोड़ दो, ये आदमी उसका इसे छोड़ दो। और कानून का डर जिस दिन आ जाएगा हम लोगों में, बिकॉज हम लोग तो मानते ही नहीं ना, हम लोग तो वैसे भी ऐसे लोग हैं जो कि परवाह ही नहीं करते। हम तो 90% टाइम गाड़ी रॉन्ग साइड ही चलाते हैं, राइट साइड जिस दिन चलाते हैं उस दिन तो हमें लगता है कि कहाँ चला दिया हमने। और हम लोग ऐसे लोग हैं कि चाहे कितना ही सीरियस पेशेंट सामने खड़ा हो, डॉक्टर को हम लोग 1000 रुपए दे करके ये कोशिश करते हैं मेरे पेशेंट को पहले देख लें। हाँ। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, मैं रॉन्ग साइड चला रहा था या मेरी कुछ गलती थी, हम सोचते हैं कि यार 500 रुपए दे और निकाल ले खाने को। हमारा सिस्टम करप्ट है, ये बात तो सब मानते हैं, लेकिन ये बात भी मानना है कि हम ज्यादा करप्ट है, हम इस सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं। पुलिस को हम पैसे नहीं देंगे तो पुलिस किससे ले लेगी? हम पैसे नहीं देंगे तो बाकी लोग किससे ले लेंगे? हम ज्यादा करप्ट है। हम लोगों ने अपने करप्शन को, भाई एक मिनिस्टर का बेटा हुआ, ऐसे वाक्य में नाम आया, थे कि नहीं थे मैं इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन अरेस्ट हुआ ना, ये काम होना चाहिए। दिस इज वेरी, जिस दिन मिनिस्टर का बेटा, बाद में कोर्ट छोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना केस मिले ना हो, लेकिन तो छोड़ दिया जाए, लेकिन अरेस्ट होना जरूरी है ताकि सबको ये पता लगे कि कानून किसी की परवाह नहीं करता, कानून सबको अरेस्ट कर लेगा। तब लोग इस लेवल पे आएंगे कि नहीं नहीं, लेट्स गो बाय द लॉ। बिल्कुल रोहित, आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी करक मंदिर के हवाले से केस की समाअत चल रही थी और वहाँ पे दो चीफ जस्टिस गुलजार और दूसरे जस्टिस अता बंदियाल गालिबन, उन लोगों ने कहा कि जिन लोगों ने उस मंदिर को गिराया, कहते 3 करोड़ 30 लाख रुपए, उन सब के ऊपर इक्वल डिवाइड करो और उनसे आप निकलवाओ। आइंदा उनको ये मतलब जुर्रत नहीं होगी, वो दूसरे को भी रोकेंगे और समझाएंगे कि बेटा ये वाला काम नहीं करना, बाकी जो करना है करो, अपने आपस में जो करना है करो, लेकिन किसी दूसरे के रिलीजन में जाके और किसी और के साथ इस तरह की चीज ना करो। जिसके ऊपर हमारे होम सेक्रेटरी खैबर पुख्तनख्वा ने कहा कि सर वो तो बन चुका है तो ये वो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम इसको एक मिसाल बनाना चाहते। अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। अगर सजाएं हो तो मेरे ख्याल में इस तरह के वाकयात आपके हिंदुस्तान में या फिर मेरे पाकिस्तान में शायद ना हो या कम हो जाएं, लेकिन अफसोस के साथ उन 100 लोगों को भी उनको ने जरगे किए और हिंदू कम्युनिटी को साथ में हमारे खैबर पुख्तनख्वा के लोगों को और बाकी लोगों ने मतलब मिलकर उनको बाकायदा थ्रेट किया कि हम आप यहां पे कैसे आएंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो उन बेचारों ने मजबूरी में उनको माफ किया, जो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के वाकयात मेरे ख्याल में अगर हुकूमत उनके ऊपर थोड़ा सा स्टैंड ले, जिस तरीके से आज मैंने सुना, मुझे नहीं पता 3 करोड़ 30 लाख वो लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन उन्होंने बात की और मैं कहता हूं लेने भी चाहिए, वरना उस वक्त तक वो जेल में हो जब तक वो अपना इक्वल शेयर उसका जमा ना कर दे सरकारी खजाने में, तो फिर आइंदा जो है वो बचाएंगे, गिराएंगे नहीं। ये अफसोस के साथ शायद हमारी सोसाइटीज में ये अगर ट्रेंड शुरू हो गया तो फिर हम मेरे ख्याल में बहुत हद तक इंसान के बच्चे बन जाएंगे और ये वाली चीजें नहीं करेंगे। रोहित, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। ओके, नमस्कार।